हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल कॉमर्स पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड ये बहुत बड़ा है। इसमें लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड पूरा कवर करेंगे, थ्योरी जितना है डिमांड का वो पूरा कवर करेंगे आज की वीडियो में। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को बीच में या फॉरवर्ड कर देंगे बीच से, तो जो है आपको चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा तो आप इलास्टिसिटी और आगे का जो टॉपिक है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, फोकस करके देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। जो डिमांड की थ्योरी होती है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और जो सेकेंड टॉपिक इसी यूनिट का है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम जब शुरुआत करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड से, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि डिमांड जो वर्ड आ रहा है इसमें, थ्योरी ऑफ डिमांड में जो डिमांड वर्ड आ रहा है उससे आपको क्या पता चलता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, बस छोटे 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 वर्ड में बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। एक वर्ड में मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या होता है डिमांड। फटाफट से चैट सेक्शन में लिखिए आप क्या जानते हैं डिमांड के बारे में। तो देखिए, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। डिमांड क्या होता है कि डिमांड एक बायर की एक कंज्यूमर की चाहत होती है कुछ सामान खरीदने की, ऐसा वेरिएबल ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग भाव पे, अलग अलग प्राइसेस पे जो चीज़ आदमी को चाहिए होती है, जो उसकी ज़रूरत होती है, जो उसकी नीड्स होती है, वो खरीदने की उसकी चाहत जो होती है उसी को हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको दूध चाहिए, ठीक है, आपको आधा लीटर दूध चाहिए आपको, तो मार्केट में आप गए। अब दूध जो है 33 रुपीज़ पहले बिकता था, ठीक है, 33 रुपये का दूध पहले एक पैकेट दूध मिलता था। अब सरकार ने उसको 33 से 35 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपका डिमांड तो कम नहीं हुआ ना। आप तो दूध तब भी पीते थे, चाहे वो 33 रुपये हो, 31 रुपये हो, तब भी दूध पीते थे, तब भी आप दूध जाके लेते थे। और अभी 35 रुपये है, 36 रुपये है, तब भी आपको दूध चाहिए। तो चाहे वेरिएबल, चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो, लेकिन आप जो गुड्स को खरीदेंगे, जो आप की जो चाहत है गुड्स को खरीदने की, या जो भी आपकी विलिंग है, आपकी डिज़ायर है, उसी को हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड जो होता है, इफेक्टिव डिमांड एक टर्म यूज हुआ है आपकी बुक्स में। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग, इफेक्टिव डिमांड कोई थिंग पे कैसे हम पता लगा सकते हैं, किस चीज़ पे वो डिपेंड होता है। एक चीज़ का इफेक्टिव डिमांड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, तो वो सबसे पहले जो आप डिपेंड होता है वो है आपका डिज़ायर पे। ठीक है, डिज़ायर पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है आपका जो वो डिपेंड होता है वो है मीन्स टू परचेज, मीन्स टू परचेज। ठीक है, और तीसरा जो इसमें आता है वो है
विलिंगनेस टू यूज, विलिंगनेस उसको यूज करने की, उसको पाने की चाहत, टू यूज। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिसपे इफेक्टिव डिमांड डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डिमांड है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ डिमांड या फैक्टर टू डिटरमाइन डिमांड पे बात करेंगे हम। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो इसके अंदर आता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ दैट डिटरमाइन डिमांड के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी सबसे पहला फैक्टर है इसके अंदर, जिसके जरिए हम डिमांड को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है। अब आपको पता है कि जो डिमांड है वो गुड्स के प्राइस पर रिलेटेड होती है। आदमी देखेगा जिस सामान का प्राइस सबसे कम है, जो सामान उसको सस्ते में मिल रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। और जो सामान उसको महंगा मिल रहा है, ऑब्वियसली है कि वो सामान वो कम खरीदेगा क्योंकि वो सामान महंगा है। तो इसलिए कमोडिटी जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड किस गुड्स की ज़्यादा है, किस गुड्स की कम है। ठीक है, प्राइस से वो हम पता लगा सकते हैं कि किस कमोडिटी या किस गुड्स की डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा है और किस गुड्स की कम है। मान लीजिए इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं कि आजकल मार्केट में आप गए, फ्रूट्स खरीदने गए आप मार्केट में। ठीक है, तो वहाँ पे दो फ्रूट्स थे, एक एप्पल था आपके पास और एक ऑरेंज था। अब आपको एप्पल या ऑरेंज में से कोई एक फ्रूट्स खरीदना है। ठीक है, जो आप एप्पल या ऑरेंज में से आप गए, आपने देखा हाँ भाई एप्पल है आपके पास, ऑरेंज भी है। अब आप सोचोगे कि मैं एप्पल खरीदूं या ऑरेंज खरीदूं। ठीक है, तो आपने जो उनसे पूछा कि कितना प्राइस है एप्पल का और कितना प्राइस है ऑरेंज का। तो शॉपकीपर ने बताया कि भाई एप्पल आपको 120 रुपये किलो मिलेगा और ऑरेंज आपको 60 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है, आपने देखा भाई हाँ ऑरेंज का प्राइस तो कम है बहुत, तो मैं इतने जो कम है 60 रुपये में तो मैं बहुत 4-5 किलो कम से कम खरीद सकता हूँ। तो मेरा उतना जो बजट है उसके अंदर मेरा आराम से 4-5 किलो ऑरेंज हो जाएगा। बट अगर मैं एप्पल खरीदने जाता हूँ तो एप्पल मेरा 2 ही 3 किलो हो पाएगा उतने बजट में। मतलब अगर आप 300 या 400 के अंदर खरीदना चाहते हैं, बोले कि 300-400 रुपये का मैं फल खरीद के आता हूँ, आपने देखा भाई एप्पल तो 120 रुपये किलो है। अगर मैं 300-400 में खरीदने जाऊँ 2 या 3 किलो मुझे एप्पल मिल पाएंगे 120 रुपये किलो के हिसाब से, तो और ऑरेंज खरीदने जाऊँ 4 से 5 किलो मिल जाएंगे, तो मुझे तो फ़ायदा हो रहा होगा। 4 से 5 किलो मैं खरीद पा रहा हूँ। तो आप जो है ऑरेंज खरीद लेंगे, आपकी डिमांड जो है ऑरेंज की ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा अमाउंट खरीदेंगे ऑरेंज का, ज़्यादा डिमांड हो जाएगी आपकी। तो इसलिए कमोडिटी की प्राइस पे भी डिमांड रेफर करता है। ठीक है, अब जो सेकेंड फैक्टर है इसमें है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब होता है।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो रिलेटेड कमोडिटीज़ या रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड कमोडिटीज़ दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो वो होता है जो एक साथ कंज्यूम होने वाला सामान होता है, ठीक है। एक साथ जो दो चीज़ें एक साथ ही कंज्यूम हो सकती है, अलग अलग हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते या अलग अलग कंज्यूम कर नहीं कर हो सकता। एक ही साथ कंज्यूम होने वाले आइटम्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स हम उसे कहते हैं अगर एक सामान हमारे पास नहीं है, एक गुड्स हमारे पास नहीं है, तो हम दूसरे गुड्स को उसकी जगह पे यूज़ करके अपना जो डिज़ायर है, अपना जो डिमांड है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जो अपनी नीड है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आखिर होते मतलब किसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है, मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है एक साथ यूज़ होने वाले हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए टी एंड शुगर, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ले लिया, टी एंड शुगर। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम टी यूज़ करें, मतलब चाय अगर हम बनाएं और चीनी का यूज़ ना करें, मतलब चीनी ना यूज़ करें उसमें, तो चाय में कोई मज़ा आएगा? नहीं आएगा। चाय फिर किसी काम की नहीं बचेगी बिना चीनी के। तो चीनी का चाय के साथ जो है अगर हम यूज़ करेंगे तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तभी हमें मज़ा आएगा चाय पीने में। इसलिए ये दोनों गुड्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक साथ ही यूज़ होंगे। वरना अगर अकेले सिंगल आइटम्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलेगा जो हमें दोनों चीज़ यूज़ करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चाय अगर हम चीनी के साथ पियेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा हमें, और अगर बिना चीनी के पियेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि हम सिर्फ दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक गुड्स की जगह हम दूसरे गुड्स को यूज़ करके अपना सेटिस्फैक्शन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें एग्जांपल हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हो गया इसमें, एक मिनट एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें हम, हाँ एग्जांपल हम ले सकते हैं चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। अब बात करते हैं टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे है। अगर आप कहीं गए, आपको सुबह सुबह चाय पीने की तलब लगी, आप चाय उस पर चाय के कॉर्नर पे गए, वहाँ पे चाय की टपरी पे गए, वहाँ पे अपने भाई से बोला कि भाई चाय देना, एक कप चाय। उसने बोला कि भाई चाय तो 5 रुपए की, 5 रुपए है और कॉफ़ी 10 रुपए है, ठीक है। आपको मान लीजिए आपको चाय नहीं कॉफ़ी पीना था, ठीक है। आप कॉफ़ी पीने गए, उसने बोला भाई कॉफ़ी 10 रुपए में मिलेगी, चाय 5 रुपए में मिलेगी, ठीक है। तो आपने सोचा भाई कॉफ़ी 10 रुपए में मिल रही है, मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं, मैं तो सोच के आया था कॉफ़ी 5 रुपए में मिल जाएगी। तो 5 ही रुपए आप वापस भी नहीं जा सकते घर, तो आपने सोचा चलो आज चाय पी के ही काम चला लिया जाए। तो आपने उससे चाय ले ली और आपने चाय पी लिया, आज चाय पी के काम चला लिया। तो लेकिन आपको क्या, आप सोच के क्या गए थे कि आपको कॉफ़ी पीनी है, बट वहाँ जाके आपने चाय पी के काम चला लिया, कॉफ़ी आप ले नहीं पाए क्योंकि आपके पास उतना पैसा था नहीं, आपके पास 5 रुपये पड़े हुए थे, तो आप कॉफ़ी खरीद नहीं पाए, आपने 5 रुपये की चाय पी के अपना काम चला लिया। तो उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक सामान आप ना खरीद पाओ तो उसी की जगह पे दूसरे सामान से आप अपना सेटिस्फैक्शन पूरा कर लो, उससे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है।
ये तो था हमारा रिलेटेड गुड्स क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्या एग्जाम्पल होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्राइस होता है रिलेटेड गुड्स का वो कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। अब एक चीज और, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक चीज का डिमांड, अगर एक गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे गुड्स का डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर चाय का डिमांड ज्यादा हो रहा है, टी का डिमांड अगर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि लोग ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तो शुगर का डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा चीनी खरीदना पड़ेगा हमें, अगर लोग ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो हमें ज़्यादा चीनी खरीदना पड़ेगा क्योंकि चाय में ज़्यादा चीनी लगेगी, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक गुड्स का डिमांड ज़्यादा होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो दूसरे गुड्स का भी डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और सब्स्टिट्यूट में भी, सब्स्टिट्यूट में गुड्स में जो है वो होता है, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक सामान का प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर मान लीजिए चाय का डिमांड, वो चाय का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब चाय 5 से 10 रुपए हो गई या 15 रुपए हो गई, और कॉफ़ी 10 ही रुपए है, 15 रुपए चाय हो गई और कॉफ़ी 10 ही रुपए है। तो जो बायर है वो अपने आप चाय से हटके कॉफ़ी पे चला जाएगा, कॉफ़ी पीने शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि चाय से कम रुपए में कॉफ़ी उसको मिल रही है, तो चाय ना पी के वो कॉफ़ी पे स्विच हो जाएगा और कॉफ़ी की डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होता है, और अगर एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो दूसरे कमोडिटी का प्राइस वो डिमांड डिक्रीज होता है। अगर इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो उसका डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, उसका डिमांड अपने आप कम हो जाएगा, इसी को लोग ज़्यादा पीने लगेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसमें तीसरा फैक्टर जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर जो तीसरा फैक्टर है इसमें, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है? डिस्पोजेबल इनकम का वो मतलब होता है कि जो इनकम आपके पास आई, टैक्स वगैरह जो कट करके गवर्नमेंट ने जो आपसे टैक्स वगैरह लेके उसमें इनकम से आपके कट करके जो इनकम बच के आपके पास आई, और आप उसको, उसमें से आप जो है उसमें से, उस इनकम में से जितना पार्ट आप सामान पे या चीज़ों पे सेविंग्स करने के बाद जो पैसा बचता है, जो आप सामान पे या किसी चीज़ पे खरीदने पे खर्च करते हो, उसी को आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो ये इसका तीसरा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी ये निर्भर करता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड कम है। अब बायर को केक खाना पसंद है, अब बायर को केक पसंद है या जो भी सामान ये वाला पसंद है, तो बायर उसी चीज़ को ज़्यादा खरीदेगा ना। अब मान लो कि आजकल एप्पल का फ़ोन जो है वो आजकल बहुत डिमांड में है। क्यों डिमांड में है भाई? क्योंकि आजकल सारे लोगों को ये शौक चढ़ा है कि वो एप्पल का फ़ोन खरीदें, इसलिए एप्पल का ट्रेंड आजकल बहुत चला हुआ है। एप्पल का ट्रेंड चला हुआ है तो इसलिए एप्पल का जो आईफोन है वो उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब बायर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को उनको पसंद है, किस चीज़ को वो खरीदना चाहते हैं, उस सब पे भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, किस चीज़ की डिमांड कम होती है। ठीक है। पांचवा जो फैक्टर है वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है इसका पांचवा फैक्टर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन।
अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्या करता है कि फ्यूचर में उस सामान की अगर प्राइस कम होती है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर फ्यूचर में उसकी प्राइस कम होती है तो ज़्यादा डिमांड कर लेगा, फ्यूचर में बढ़ती है तो कम डिमांड करेगा। उसका जो है इनकम अगर इंक्रीज होता है तो वो कम प्राइस से ज़्यादा, जो ज़्यादा प्राइस है उसको ज़्यादा खरीदेगा, इनकम क्योंकि उसका इंक्रीज हो रहा है, उसका बजट बढ़ रहा है तो इसलिए वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है उसमें। तो ये सब उसका एक्सपेक्टेशंस होता है, ठीक है। तो ये तो 5 फैक्टर्स थे जिसके जिसके मतलब जिसके ज़रिए हम डिमांड का पता लगा सकते हैं, डिमांड किसका बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, कैसे डिमांड है, तो वो हम इस 5 फैक्टर्स के ज़रिए पता लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको जितना मैंने समझाया है समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो है डिमांड फंक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। डिमांड फंक्शन का एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिमांड फंक्शन का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम डिमांड फंक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ बोर्ड पे लिख के बताता हूँ क्या है वो, जिसके ज़रिए हम डिमांड फंक्शन को पता लगा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए हम डिमांड फंक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। तो जो वो है, जो एल्जेब्रिक वेरिएबल है वो है क्यू एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा पी आर ब्रैकेट क्लोज। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम डिमांड फंक्शन को रिलेट कर सकते हैं या फिर जो भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्यू एक्स का क्या मतलब होता है इसमें? क्यू एक्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट एक्स है उसका कितना क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू एक्स डिनोट करता है। पी एक्स जो है, पी एक्स क्या करता है? पी एक्स जो है, जो प्रोडक्ट एक्स है उसका प्राइस डिनोट करता है कि उसका प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। पी एक्स ये डिनोट करता है। उसके बाद वाई जो है, वाई ये वाई ये डिनोट करता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, उसकी इनकम क्या है उसको डिनोट करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और पी आर जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो प्रोडक्ट एक्स है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट वाई है उसका प्राइस को ये डिनोट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, रिलेटेड गुड्स। तो ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जरिए हम डिमांड फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं, या जिसको हम डिमांड फंक्शन को इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरी का लॉ है। इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो सामान है, जो गुड्स है, उसका प्राइस के अलावा जो और थिंग होता है, जो और चीज़ें होती हैं उस गुड्स की, वो अगर इक्वल हो, अदर
थिंग्स बी इक्वल, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, अगर किसी गुड्स का प्राइस राइज करता है, उसकी बाकी चीज़ें उसकी इक्वल है और प्राइस का गुड्स का प्राइस राइज कर रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है गुड्स की, जो क्वांटिटी है उस गुड्स की, वो अपने आप गिरने लगेगी, मतलब फॉल होने लगेगी। भाई अगर गुड्स का प्राइस राइज होगा, राइजेस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विल फॉल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी सामान का या किसी गुड्स का अगर प्राइस जो है वो बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि उस गुड्स का जो क्वांटिटी, जो डिमांड है, वो अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। सप्लाई कम होगी, अब डिमांड गिरेगा तो लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीदेंगे तो आदमी उसका प्रोडक्शन कम करेगा। अब आदमी उसका प्रोडक्शन कम करेगा तो अपने आप प्राइस उसका बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो गुड्स, उसका डिमांड क्वांटिटी जो सप्लाई होती है, जो लोग खरीदते हैं, वो अपने आप कम हो जाएगी। अब मैं जैसे एग्जांपल ले लूँ एक, मान लीजिए आजकल मार्केट में क्या है, मार्केट में टमाटर जो है वो महंगा होता जा रहा है, 120, 140, 150 रुपये किलो बिक रहा है। तो लोग कम टमाटर खरीद रहे हैं, मतलब कम टमाटर खरीद रहे हैं या खरीद ही नहीं रहे टमाटर को। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि अगर टमाटर की प्राइस बढ़ गई है तो क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जो है अपने आप कम हो जाएगा, मतलब लोग कम खरीदना बंद कर देंगे, उसका प्रोडक्शन होना बंद हो जाए, कम हो जाएगा, तो मार्केट में वो कम टमाटर भी कम आने लगेगा। जब कोई खरीद ही नहीं रहा, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, जब कोई खरीदेगा नहीं तो उसके पास इनकम जाएगा ही नहीं, इनकम जाएगा ही नहीं तो और आगे प्रोडक्शन करेगा कैसे, तो जिसकी वजह से कम टमाटर आएगा मार्केट में। तो यही हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर दूसरी चीज़ें इक्वल हैं और प्राइस ऑफ गुड्स का प्राइस जो है राइज हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स अपने आप कम हो जाएगा। ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल हमने बनाया। डिमांड शेड्यूल में बताता है कि ये जो है ये प्राइस ऑफ आइसक्रीम है, प्राइस है ये आइसक्रीम की, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। तो अगर प्राइस आइसक्रीम की हर हफ्ते कम होती जा रही है तो क्वांटिटी जो है वो सिंगल बायर का, इंडिविजुअल बायर का, मैं ये डायग्राम ये टेबल बनाया मैंने, इंडिविजुअल बायर जो है वो अपने आप उसकी डिमांड, उसका जो कप वो खरीद रहा है आइसक्रीम का, वो अपने आप इंक्रीज होती जा रही है। अब 60 रुपये पे उसने, 60 रुपये पे महंगा आइसक्रीम था 60 रुपये, तो उसने एक भी कप नहीं खरीदा। 50 रुपये आइसक्रीम जो है आइसक्रीम का प्राइस कम हो गया, 50 रुपये हुआ तो उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी, 2 कप खरीद लिए उसने। 40 रुपये हुआ तो उसने 4 कप खरीद लिए, 30 रुपये हुआ 6 कप खरीद लिए। तो ऐसे ही डिमांड की, जो आइसक्रीम की प्राइस है वो कम होती गई और उसका जो क्वांटिटी, जो डिमांड है वो बढ़ता गया। अब इसी के बेस पे हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व का करेंगे, ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, और इस जो वेरिएबल जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसको वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब वो बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो हमने इधर इस साइड हॉरिजॉन्टल साइड पे जो हमने लिखा है ये है प्राइस, ये प्राइस हमने यहाँ पे लिखा है, और ये जो हमने इधर लिखा है ये है, इस स्केल पे जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये है क्वांटिटी, ठीक है। अब हम यहाँ से एक एक नंबर को उठाएंगे और यहाँ पे उसको प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए
60 रुपीज़ पे कितना ज़ीरो क्वांटिटी था, तो 60 यहाँ, ये 60 है, ये ज़ीरो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया इसको। उसके बाद उसने ये ए हो गया, ए पॉइंट हो गया ये। उसके बाद बी पे कितना था, 50 रुपीज़ में उसने 2 कप खरीदे। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये 50, यहाँ पे 50 और 2। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया इसका। अब सी पे इन्होंने कितना खरीदा, 40 प्राइस पे 4 कप खरीदे, 40 पे और ये 4। ठीक है, ये सी कप हो गया। उसके बाद 30 पे उन्होंने 6 कप खरीदे, 30 और ये 6, डी पॉइंट। ठीक है, 20 पे 8 खरीदे, 20 पे 8, ये 8 यहाँ पे ना, 10 पे 12, 10 पे 10 सॉरी, और ये 12। तो ये इस तरीके से कुछ इनका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये इनका आइसक्रीम का डिमांड कर्व बन गया ग्राफ पे। तो ये था हमारा डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल, जो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता था, अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर उसको रिवर्स कर दे हम, किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ज़रा वो समझ लेते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल में सबसे पहले मैं आपको एक शेड्यूल टेबल फॉर्म में बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, उसी के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल इधर कॉलम बनाएंगे, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, एक्स, गुड एक्स की जो प्राइस है उसका कॉलम इधर बनेगा। दो आदमी, अब ये जो है सिंगल बायर नहीं, इसमें 2 बायर हैं इसमें। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए और बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये 2 बायर है जिनके जरिए क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ये लोग क्वांटिटी कितना डिमांड करते हैं वो यहाँ पे इनका लिखा जाएगा। ठीक है, और टोटल मार्केट डिमांड कितनी है वो यहाँ पे आएगा, टोटल मार्केट डिमांड। ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर पर डे के हिसाब से ये टेबल बनाया मैंने, पर डे के हिसाब से कितना क्वांटिटी कौन कितने प्राइस पे खरीदता है। ठीक है, अगर गुड एक्स की प्राइस 0 होगी तो ए जो है 3 यूनिट डिमांड करेगा, 3 यूनिट खरीदेगा ए, और बी जो है वो 2 यूनिट खरीदेगा, टोटल मार्केट में 5 होगा। ठीक है, अब अगर इसकी प्राइस 10 रुपये हो गई तो ए ने 2 यूनिट खरीदा, बी ने 1 यूनिट खरीदा, टोटल मार्केट डिमांड 3 हो गई, 2 और 1 3 हो गई। ठीक है, अगर 20 रुपये हो गई तो ए ने 1 ही यूनिट खरीदा, इसने कुछ नहीं खरीदा, तो मार्केट डिमांड टोटल जो है वो 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट हो गई। और 30 रुपये पे दोनों ने कुछ नहीं खरीदा, 0 0, तो मार्केट डिमांड भी 0 है। तो ये होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल का ये टेबल है। अब इसी के बेस पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, तो ग्राफ आप अपने आप बना लीजिएगा, इस टेबल को प्लॉट करके ग्राफ इजी है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद हम ये वीडियो ओवर करते हैं। अब जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है रेशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि रेशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे अब हम बात करेंगे। रेशनली का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ डिमांड या ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर जो इकोनॉमिस्ट है हमारे उन्होंने
क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स बताएं जिसके बदौलत हम पता लगा सकते हैं कि क्यों प्राइस बढ़ने पर उस चीज़ की डिमांड कम होती है, क्यों प्राइस घटने पर उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले जो है लिख लेते हैं रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला जो पॉइंट इसमें बताते हैं कि वाई डू पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है इसमें है प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस पहला पॉइंट है, जिसके अंदर दो सब पॉइंट्स हैं। प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। इसमें दो सब पॉइंट्स आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ये दिया गया, ये डिफाइन किया गया है हिग्स एंड एलन के जरिए। हिग्स एंड एलन दो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को उन्होंने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है। हिग्स एंड एलन, ये उनका नाम था। ठीक है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस फॉल होता है तो अपने आप उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। किसी का इंक्रीज होता है, किसी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि रियल इनकम, जो उनका जो इनकम होता है उसके इंक्रीज पे भी उनका डिमांड निर्भर करता है। अगर उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, इनकम कम होगी तो कम डिमांड करेंगे। तो इन दोनों फैक्टर पे भी डिमांड जो है, डिमांड जो है बदौलत इसके, इन दोनों की बदौलत जो है डिमांड हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो फैक्टर, सेकेंड जो पॉइंट है इसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। सेकेंड जो है वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थर्ड है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर थर्ड पॉइंट है इसमें, न्यू कंज्यूमर्स का आना, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। ठीक है, फोर्थ है डिफरेंट यूजेस। फोर्थ है डिफरेंट यूजेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम जो है डिमांड का पता लगा सकते हैं, जिसको हम रेशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। इन चार पॉइंट्स को रेशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक भी फटाफट से कर लेते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो आज का पार्ट जो है, जो आज का चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और खुद से इस चैप्टर को मैक्सिमम 2 से 3 बार रीडिंग करिए, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर मेन है इकोनॉमिक्स में और इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं।
बहुत से MCQs बनते हैं इस चैप्टर से, और बहुत ही डिफ़िकल्ट से लेके मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इस चैप्टर पे आपको खास करके ज़्यादा फोकस करना है। जो ये थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये जो 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के आते हैं और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन इससे बनने की चांसेस रहती है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो हमारा टॉपिक इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उसके बाद अगली वीडियो में तो हम लॉ ऑफ जो है क्या बोलते हैं, अगली वीडियो तो हम उस पर बात करेंगे ही साथ में। जब वो ख़त्म हो जाएगा टॉपिक अगली वीडियो में, तो हम उसके बाद कुछ MCQs भी करेंगे, ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनते हैं एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हमने रेशनल तो पढ़ लिया कि किस तरीके से हम लॉ ऑफ डिमांड को या डिमांड को पता लगा पाते हैं, लेकिन अब लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, तो अब वो पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं, ज़्यादा समझने का इसमें कुछ है नहीं, 4-5 छोटे छोटे पॉइंट से फटाफट से बात करते हैं, और जो आज का पार्ट है उसको एंड करते हैं यहीं पे। सबसे पहले इसमें जो बात करते हैं ये है कॉन्स्पिशियस गुड्स। पहला पॉइंट जिसमें आता है कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स इसका पहला पॉइंट है, पहला एक्सेप्शन है। ठीक है, कॉन्स्पिशियस गुड्स। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है वो है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। उन्हीं के नाम पे ये गुड्स पड़ा है, गिफन गुड्स नाम पड़ा है उन्हीं के नाम पे। किन के नाम पे पड़ा है? सर रॉबर्ट गिफन, एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है गिफन गुड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, और 5वां जो पॉइंट है इसमें है डिमांड फॉर नेसेसरीज। डिमांड फॉर नेसेसरीज, फॉर नेसेसरीज। ठीक है, तो ये 5 एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिफन गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, और डिमांड फॉर नेसेसरीज। ठीक है, और एक बात और, एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, यह है कि जो भी गिफन गुड्स होते हैं, जिसको भी हम गिफन गुड्स बोलते हैं, वो सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। वो इंफीरियर गुड्स
इन्फीरियर गुड्स को ही हम गिफन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हर इन्फीरियर गुड्स को हम गिफन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, थ्योरी ऑफ डिमांड, और डिमांड पे लेके हमने जितने भी टॉपिक्स पे बात की, तो ये हमने सारा कवर किया आज की वीडियो में, ठीक है।